धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्म निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। द्रौपदी के हरण के असफल प्रयास से पहले एक और चीज थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो चलिए महाभारत की उस कथा की ओर बढ़ते हैं। पांडवों के जीवन दान के उपरांत जब कौरव, कर्ण और शकुनि सहित हस्तिनापुर वापस आते हैं, वहां पे भीष्म से उनकी मुलाकात होती है। भीष्म इसमें दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम्हारे वहां जाने से पहले ही मैंने कहा था और आज भी यह कहूंगा कि मुझे तुम लोगों का वहां जाना कदापि अच्छा नहीं लगा था। तुम लोगों के दुस्साहस के कारण ही आज तुम लोग इतने लज्जित हुए हो, और केवल तुम ही नहीं, संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य भी लज्जित हुआ है। गंधर्वों ने तुम्हें बंदी बनाया और धर्मात्मा पांडवों ने तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ा लिया। खुद को तुम्हारा परम मित्र कहने वाला और हर वक्त अर्जुन से वैर रखने वाला ये कर्ण भी तुम्हें युद्ध में छोड़ के अकेला भाग गया था। मेरा कहना मान लो पुत्र और संधि कर लो पांडवों से। आज के बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि यह सूत पुत्र कर्ण पांडवों के चौथाई अंश के बराबर भी नहीं है। भीष्म के ये समझाने के बाद भी दुर्योधन अहंकारवश हंस के भीष्म को अपमानित करके उनके सामने से निकल जाता है। अगले दिन कर्ण दुर्योधन के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पितामह की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हमेशा से पांडवों का साथ देते हैं और इसलिए तुमसे द्वेष रखते हैं। उनका ये द्वेष तो अब इतना बढ़ गया है कि वो अब मेरे से भी द्वेष रख रहे हैं और वो मुझ पे दिख रहा है। इसके बाद कर्ण दुर्योधन से कहता है कि मित्र, मैं तुमसे दिग्विजय की यात्रा के लिए आज्ञा लेने आया हूं। दुर्योधन फिर कर्ण को दिग्विजय की यात्रा की आज्ञा दे देता है। कर्ण फिर चारों दिशाओं में जाता है और भिन्न भिन्न राजाओं को हराकर उनसे कर वसूल करता है। घोष यात्रा पर्व के बाद मैंने कर्ण की दिग्विजय यात्रा पे सोचा और उसकी पर्सनैलिटी से जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे लगा कि कर्ण का दिग्विजय कोई हीरोइक एडवेंचर नहीं था। गंधर्व बैटल के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक टैक्टिकल लॉस नहीं था, बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी था। गंधर्वों ने कर्ण को बैटलफील्ड या फिर युद्ध भूमि को छोड़ने पे मजबूर किया था। दुर्योधन का अपमान हुआ था और सभासदों की नजर में कर्ण की सिंबॉलिक स्टैंडिंग हिल गई थी। इस पॉइंट पर कर्ण का क्राइसिस फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल और सोशल था। ये मैं स्ट्रांग हूं का सवाल नहीं था, ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं इस चीज की बात थी। महाभारत की पॉलिटिकल कल्चर में दिग्विजय का मतलब रैंक रिबिल्ड करना होता है, टेरिटरी जीतना नहीं। इसलिए कर्ण कॉन्फ्रंटेशन के बजाय स्पेक्टिकल चूज करता है। साइकोलॉजिकली देखें तो दिग्विजय शेम रिपेयर मैकेनिज्म है। शेम गिल्ट से अलग होता है। गिल्ट में सुधार होता है और शेम में ओवर कॉम्पनसेशन। कर्ण इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, ट्रेनिंग नहीं करता और रिस्की ड्यूएल भी नहीं ढूंढता। वो ऐसे राजाओं को हराता है जहां पे उसे रेजिस्टेंस लीस्ट लगती है और विक्ट्री गारंटेड लगती है। ये विक्ट्रीज कोर्ट में क्लीन नैरेटिव बन जाती है कि कर्ण अनडिफीटेड है। ये इनर स्ट्रेंथ का प्रूफ नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से इनर फ्रेजिलिटी को छुपाने का तरीका है। दिग्विजय कर्ण को टेम्पररी स्टेबल बनाता है, हील्ड नहीं। दिग्विजय का असली ऑडियंस दुर्योधन था और उससे भी ज्यादा कर्ण स्वयं। ये एक सबकॉन्शियस मैसेज था कि तुम गलत चॉइस नहीं हो। लेकिन सच ये है कि दिग्विजय अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, बस उस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर देता है। इसीलिए कर्ण बार बार ग्रैंड जेस्चर्स करता है, लेकिन इनर सिक्योरिटी तब तक नहीं जाती जब तक कुरुक्षेत्र में फाइनल हायरार्की फिक्स नहीं हो जाती। महाभारत में एक चीज लिखी है, तथा प्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सौबल जानते निर्जितान पार्थान कर्णेन युधि भारत। अर्थात भारत तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। अब यहां से रियलिटी और परसेप्शन का जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। शकुनी और दुर्योधन ने कर्ण को दिग्विजय के बाद पांडवों को साइकोलॉजिकली ऑलरेडी डिफीटेड मान लिया था। लेकिन ये असेसमेंट मिलिट्री एनालिसिस नहीं था, ये नैरेटिव मैनिपुलेशन था। दिग्विजय का मतलब उनके लिए यह था कि जो इतने राजा को हरा सकता है वो अर्जुन को भी तो हरा ही देगा, क्योंकि अर्जुन तो एक है और ये राजा तो कई सैकड़ों थे।
इसमें कोई कंपैरेटिव वैल्यूएशन नहीं होता है, न स्किल्स का न कॉन्टेक्स्ट का, सिर्फ विक्ट्री काउंट को केपेबिलिटी समझ लिया जाता है। सोशियोलॉजिकली ये कोर्ट लेवल इल्यूशन था। दिग्विजय की जो विक्ट्रीज हैं ट्रांसफरेबल स्टोरीज होती हैं, बिना डिटेल्स के। कौन हारा, कैसे हारा, किन कंडीशंस में हारा, इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सब इरेज हो जाते हैं। कर्ण ने कॉन्फिडेंस इन्फ्लेशन क्रिएट किया था। दुर्योधन के लिए होप, कर्ण के लिए शेम ओवर कॉम्पनसेशन और ईगो बूस्ट, और पांडवों के लिए इमेजिन्ड इंफीरियरिटी। रियलिटी ये है कि पांडवों ने कर्ण को न देखा, न चैलेंज किया, न एक्सेप्ट किया। सिर्फ कौरवों ने कोर्ट में डिसाइड कर लिया कि कर्ण सबको परास्त कर देगा। साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ये कर्ण के लिए डेंजरस रीइंफोर्समेंट था। दिग्विजय का असली काम शेम को टेम्पररी सप्रेस करना था। शकुनी, दुर्योधन ने उस सप्रेशन को फॉल्स सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दिया। इससे कर्ण को शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म डिल्यूजन भी मिला। इसी वजह से कुरुक्षेत्र में जब जब डायरेक्ट, इक्वल और इरिवर्सिबल कंपैरिजन होता है, तब दिग्विजय का साइकोलॉजिकल क्वेश्चन काम नहीं आता है। खैर, इसके बाद कर्ण दुर्योधन को सजेस्ट करता है कि मित्र, अब तुम्हें भी राजसूय यज्ञ कर लेना चाहिए। जिसके बाद दुर्योधन अपने पुरोहितों के सामने राजसूय यज्ञ करने की बात करता है, परंतु यहां पे उसके ऋषि पुरोहित उससे ये काम करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नियम के अनुसार जब तक युधिष्ठिर जीवित हैं या आपने उन्हें पराजित नहीं किया है, तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसके बाद दुर्योधन के सलाहकार उसको वैष्णव यज्ञ की सलाह देते हैं। इस चीज को दुर्योधन मान लेता है और बड़े धूमधाम से इस यज्ञ को करता है और दान देकर सबको प्रसन्न करता है। एक बार फिर अगर इसको थोड़ा डीप में जाके देखें तो कर्ण की दिग्विजय यात्रा के पीछे की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और कर्ण का दुर्योधन को राजसूय यज्ञ की सलाह देने से लेकर वैष्णव यज्ञ करने तक की जो पूरा इंसिडेंट है, उससे एकदम मेल खाती है। गंधर्व एपिसोड और दिग्विजय की यात्रा के बाद कर्ण दुर्योधन को राजसूय यज्ञ का सलाह देता है। यह सजेशन इंपल्सिव नहीं था, ये दिग्विजय से पैदा हुई फॉल्स स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का नेचुरल एक्सटेंशन था। कर्ण और दुर्योधन दोनों ये मान चुके थे पांडव अब इफेक्टिवली डिफीटेड है, चाहे बैटलफील्ड में नहीं लेकिन परसेप्शन में। लेकिन यहीं पर धार्मिक पॉलिटिकल नियम उन्हें रोक देता है। जब तक युधिष्ठिर जीवित है और उससे डायरेक्टली पराजित नहीं होते, तब तक दुर्योधन राजसूय यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। यह सिर्फ रिचुअल नहीं था, बल्कि इंटर किंगडम हायरार्की का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। यहां पे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर दिखता है। कर्ण का दिग्विजय स्टेटस थिएटर था, लेकिन राजसूय यज्ञ स्टेटस रैटिफिकेशन मांगता है, और रैटिफिकेशन बिना पांडव के डायरेक्ट परास्त के इम्पॉसिबल थी। इसी पॉइंट पर उनकी इल्यूशन रियलिटी से टकरा जाती है। कर्ण ने जो जीत बनाई थी वो कोर्ट में तो काम करती है, लेकिन कॉस्मिक ऑर्डर में नहीं। इसलिए राजसूय यज्ञ रुक जाता है और यही उनके सेल्फ नैरेटिव का पहला फॉर्मल कोलैप्स था। इस एम्बैरेसमेंट को बाईपास करने के लिए पुरोहित की सलाह पर दुर्योधन वैष्णव यज्ञ करता है, जो राजसूय यज्ञ से नीचे है, लेकिन सामाजिक तौर पर विजिबल और प्रतिष्ठित रिचुअल था। ये एक क्लासिक सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब दावेदारी नहीं मिल सकती तो उसका पब्लिक अप्रोक्सीमेशन क्रिएट कर लो। साइकोलॉजिकली देखें तो ये वही पैटर्न है जो दिग्विजय में था। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, स्पेक्टिकल के थ्रू वर्चस्व बनाने का प्रयत्न करो। इससे कोर्ट और एलाइज को सिग्नल मिलता है हम रुके नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि यज्ञ पावर का प्रूफ नहीं, बल्कि पावर के एब्सेंस को मैनेज करने का टूल था। इसी सभा में कर्ण उठकर जोर से बोलता है, जब पांडव युद्ध में मारे जाएंगे तब मैं तुम्हारे राजसूय यज्ञ पर तुम्हें बधाई दूंगा मित्र। यह स्टेटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि पैनिक रीएश्योरेंस है। वर्तमान की शर्म पर भविष्य की अनिश्चित विजय की पट्टी बना के ढक देने का प्रयास है। दुर्योधन इसका अभिनंदन करता है क्योंकि उसे लॉजिक नहीं, इमोशनल सर्टेनिटी चाहिए होती है। दुर्योधन को रियलिटी चेक नहीं, बल्कि ऐसा फील होना चाहिए कि वो जीत चुका है। सभा इस पर सिंहनाद करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने जिम्मेदारी ले ली है, जबकि असल में किसी ने भी रिस्क एनालिसिस किया ही नहीं था। कर्ण यहां रुकता नहीं है, फिर वहां पे एक और कदम आगे बढ़ता है
और अपनी सबसे खतरनाक प्रतिज्ञा लेता है, अर्जुन को खुद मारने तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा और किसी के कुछ मांगने पे कभी मना नहीं करूंगा। ये मेरे हिसाब से ब्रेवरी का पीक नहीं, बल्कि आइडेंटिटी फोरक्लोजर है। अर्थात कर्ण ने अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को एक ही फ्यूचर इवेंट पर बांध दिया था, बिना एग्जिट कंडीशन के। और ये प्रतिज्ञा वो प्राइवेट में नहीं, पब्लिक सभा में लेता है, क्योंकि कर्ण अपने डिसीजंस और इम्पल्सेस को अंदर से स्टेबल कन्विक्शन के थ्रू कंट्रोल नहीं करता, बल्कि बाहर के प्रेशर के थ्रू करता है। इसीलिए पब्लिक वाव उसे मजबूत नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड बना देती है। इस पूरे सीन में सबसे डिस्टर्बिंग चीज यह है कि सभा इस ट्रैप को पहचानते ही नहीं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र इस वाव को स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, जबकि यह सिर्फ एंजाइटी मैनेजमेंट था। कर्ण यहां वॉरियर से ज्यादा प्रेशर ऑब्जॉर्बर बन चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पूरी राजनीति अपनी असफलता का बोझ रखकर खुद को शांत कर लेती है। महाभारत यहीं पर हीरो को ग्लोरिफिकेशन नहीं करता, वो दिखाता है कि जब पावर परसेप्शन और वाउस पर चढ़ने लगे तो सबसे पहले वही व्यक्ति बर्बाद होता है जिसे सबसे ज्यादा तालियां मिल रही होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बढ़ेंगे कुंडल हरण पर्व की तरफ। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, केवल प्रचलित कथाओं को सुनकर धृतराष्ट्र पुत्रों के भांति भ्रमित धारणा ना बनाएं। कोई भी संशय हो तो मुझे अवश्य पूछें, मैं उसे क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।